लफ्ज़ों को करीने से सजाने का कमाल दिखलाते हैं हम। किरदारों के अनूठे रचयिता प्रवीण पामाल कहलाते हैं हम। दोस्तों, लीजिए पेश है मेरी कहानी सुलगती राग का चौथा एपिसोड, निर्धन फिर भी मगन। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि एक से बढ़कर एक रोचक कहानियों को बिना किसी रुकावट के सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अब तक आपने सुना कि सत्यम के कत्ल की तफ्तीश चल रही थी और शक के दायरे में आए लोगों से पूछताछ चल रही थी। उसी थाने का एक दरोगा महबूब अली निर्दोष गरीब लोगों को झूठे केस में फंसाकर लूट रहा था और उन बेकसूर आरोपियों की जवान पत्नियों और बेटियों को अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करता था। अब आगे सुनिए। दोस्तों, अभी तक ये कहानी वर्ष 2024 में चल रही थी, लेकिन ये एपिसोड हमें 22 वर्ष पीछे की ओर ले जाता है। उस समय वर्ष 2002 चल रहा था। उत्तर प्रदेश का झांसी शहर, झांसी के नगरा मोहल्ले में एक निम्न वर्गीय परिवार एक कमरे के मकान में किराए पर रहा करते थे। परिवार में पति पत्नी, एक छोटा बेटा और बड़ी बेटी थे। पति रेलवे के एक ठेकेदार के पास अस्थायी श्रमिक के रूप में कार्य करता था। पैसे की तंगी तो बनी रहती थी, लेकिन फिर भी परिवार हंसी खुशी रह रहा था। पत्नी भी आसपास के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। दंपति अपने खर्चों में कटौती करके किसी तरह अपने बच्चों को अपनी हैसियत से बड़े स्कूल में पढ़ा रहे थे। पति का नाम मुरारी था और पत्नी का नाम श्यामा था। 15 बरस की बड़ी बिटिया का नाम कंचन था और छोटे बेटे का नाम सुधीर था। वो अभी 5 बरस का ही था। बहन और भाई में 10 वर्ष का अंतर था। कंचन अपने छोटे भाई को माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी। कंचन सीपरी बाज़ार के गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। वो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। सुधीर पास के ही रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पहली क्लास में पढ़ने जाता था। स्कूल से आते ही सुधीर ड्रेस पहने हुए ही अपनी बहन की गोद में चढ़ जाता था और घर पर कंचन ही अपने छोटे भाई, प्यारे से भाई को ख्याल रखती थी। वो उसे थोड़ी देर तक अपनी गोद में प्यार करने के बाद उसकी ड्रेस उतारती थी और घर के कपड़े पहनाती थी। फिर घर पर रखा हुआ रूखा सूखा भोजन करवाती थी। सुधीर भी कंचन से बहुत हिला हुआ था। माँ तो दिन भर घरों में काम करने में ही व्यस्त रहती थी। शाम को जब माँ दूसरों के घरों में खाना बनाकर वापस आती थी तो वो नन्हे सुधीर को अपने गोद में लेकर प्यार करती थी। सुधीर थोड़ी देर तो माँ के पास रुकता था, लेकिन फिर वो फुदक कर अपनी बड़ी बहन के पास ही चला जाता था। श्यामा तब लाड़ भरे गुस्से में कहती थी, बहुत ज़्यादा जिजी जिजी नाई क्यों कर लल्ला। जब ब्याह के दूजे घर चली जाई है तो झक मार कर तो का हमरे तीरे ही आनो पड़ी है। बड़ो आयो जीजी को दुलारो। सुधीर तब दूर से ही मुंह बिचका कर कहता था, जीजी जितने जई हैं मैं भी वहीं जई हूँ अम्मा। मैं तो हमेशा अपनी जीजी संगे ही रही हूँ। श्यामा हंस कर कहती थी, फिर तोर बहनोई तोय को मार के घरे से भगा दिए। भला बहनी के घरे पर कोनो भाई रहत है। तब कंचन अपने भाई के गालों को चूम कर कहती थी, तनी हाथ तो लगाए के दिखाए कोनो मेरे भाई को, हाथ तोड़ कर रख दियो। श्यामा कहती थी, वाह रे बहनी और वाह रे भाई, जब बड़े हुए हैं तो अब कहीं अकल आ जाइए। चिरगांव के पास रेलवे लाइन पर काम चल रहा था। मुरारी रोज़ साइकिल से सुबह सुबह 30 किलोमीटर दूर चिरगांव जाता था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जब वो शाम को लौटता था तो थक कर चूर हो जाता था। शाम को खाना खाते समय ही वो श्यामा से घर के हालचाल लेता था और अपने बच्चों से भी 2 घड़ी बतिया लेता था। फिर वो घर के बाहर पड़ी चारपाई पर पसर जाता था और लेटते ही सो जाता था। आज शाम को जब वो खाना खा रहा था तो अपनी पत्नी से बोला, काय श्यामा,
हम जे कह रहे थे कि तुमहू कछु पैसा डाक खाने में जमा करवाए दियो करो। कछु बरस के बाद अपन मोड़ी ब्याह लायक हुई जाइए। कोशिश करो कि हमारी मजूरी में जो कछु मिलत है वही से घर को खर्चो पानी चल जाए, और तुम जो कमाती हो वो सगरे रुपया बच जाए। श्यामा बोली, तुमहू कैसी बातें कर रहे हो कंचन के बाबू? महंगाई को हाल नहीं देख रहे हो? शक्कर, चाय, दाल, चावल, आटा, हर चीज़ को दाम कितो बढ़ गए है गो। ऊपर तेना बच्चन की फीस। फिर मैंने 100 रुपया हर महीना डाक खानों में जमा करब शुरू कर दियो तो 1 साल पहले ही। मुरारी मुस्कुराते हुए बोला, जे तो तुमने बहुत नीको काम कर दी श्यामा। मुरारी खाना खाकर चारपाई पर जाकर लेट गया। वो अपने हाथों से अपने सर को दबा रहा था। श्यामा ने देखा तो वो थोड़ा चौंकी। वो मुरारी के पास जाकर बोली, का भयो कंचन के बाबू, तबीयत नेकी नाय हैगी का? मुरारी ने माथे को दबाते हुए कहा, आज दोपहरी से मूड पिराए रहो है वो, तुम जाए के आराम करो, आप ही ठीक हो जाइए। श्यामा चारपाई पर ही बैठ गई और मुरारी का सर दबाने लगी। उसकी लाल लाल चूड़ियाँ मुरारी के माथे से टकराकर बज रही थीं। पत्नी के हाथों के स्पर्श और चूड़ियों की मधुर खनक से उसका सर दर्द आधा रह गया था। कितना सुख मिल रहा था। वो आंख बंद किए चुपचाप लेटा था और श्यामा बड़े मनोयोग से उसका सर दबाए जा रही थी। अब मुरारी को काफ़ी आराम मिल गया था। उसने अपनी आंखें खोली तो श्यामा उसके ऊपर झुकी हुई सर दबा रही थी। मुरारी की आंखें श्यामा के वक्ष स्थल को ललचाई हुई नज़रों से देख रही थीं। जब वो उसके सर को कसकर दबाती थी तो मुरारी के चेहरे और उसके वक्ष स्थल की दूरी अत्यंत कम हो जाती थी। मुरारी ने इस बार अपना सर हल्का सा ऊपर उठा दिया तो उसके होंठ श्यामा के पयोधरों से टकरा गए। श्यामा थोड़ा सा पीछे हुई और समझ गई कि इनके सर का दर्द अब इनके किसी और अंग में प्रवेश कर गया है। अब यहाँ से उठने में ही भलाई है, नहीं तो ये उल्टी सीधी हरकत शुरू कर देंगे, और अभी तो बच्चे जग ही रहे हैं। वो उठने का उपक्रम करने लगी तो मुरारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्यामा ने कहा, कुछ टेम भी देखा करो कंचन के बाबू, अबे मोड़ा मोड़ी जाग रहे हैंगे, तुम्हें मस्ती सूझ रही हैगी, यही लाने हम तुम्हारे नीरे कभू नहीं आवत हैंगे। मुरारी बोला, हो मोरी रानी, जे तो तुम सही कह रही है श्यामा, तुम जाओ, हम अब सोए जाइए, भोर को जल्दी उठबे को है, लेकिन कमऊ रात बिरिया टेम निकाल के आ जाइयो मोरे पास। बहुत दिन हो गए हैं अपन कुदाल चले, कहूँ जंग न लग जाए। इस हंसते खेलते परिवार को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह छोटा सा परिवार आने वाले वर्षों में ऐसे ऐसे तूफानों से गुजरेगा जो उन सबके जीवन को तहस नहस कर डालेंगे। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या झांसी के इस खुशहाल निर्धन परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है? अब आगे किसका कत्ल होने वाला है? क्या इस निर्धन परिवार का सत्यम के कत्ल से कोई संबंध है? ये जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी का 5वां एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे वीडियोस को हाई पॉइंट्स अवश्य देते रहें ताकि हमारी कहानियाँ अन्य लोगों तक पहुँचती रहें। नमस्ते।